चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक हमारा सीएम होगा, बट गवर्नर को एक बार हम इसमें ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ये सारे हमने गवर्नर्स पढ़े हैं, गवर्नर्स की पावर पढ़ी है। गवर्नर को हमने किससे कंपेयर किया था? प्रेसिडेंट से। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की पावर हमारी ऑल ओवर इंडिया में होती है, ऐसी हमारी गवर्नर की पावर एक पर्टिकुलर स्टेट में होती है। ठीक है, जिस भी स्टेट का गवर्नर होगा उसी स्टेट में उसकी क्या होंगी, वही पावर होंगी, जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट। ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई हमेशा करके समझाती हूँ आप लोगों को। ठीक, तो गवर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट लगा लीजिए। ठीक है, स्टेट कौन सा? पर्टिकुलर वो एरिया जिसमें वो पोस्टेड हैं। जैसे हरियाणा के हैं तो हरियाणा में ही उनका काम होगा, उनको हिमाचल से कोई भी लेना देना नहीं होगा। बट एक्सेप्शनल ये भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है कि एक राज्यपाल को 2-2 या 3 स्टेट भी दे सकती है। बट वो स्टेट कैसे दिए जाएंगे कि उनमें गवर्नमेंट जो होगी वो एक ही होगी। क्योंकि अगर अलग अलग गवर्नमेंट हो जाए, मान लीजिए आपको यूपी में कर दिया, यूपी में मान लो इस समय आपकी बीजेपी है, ठीक, और बिहार है, बिहार में भी वैसे बीजेपी नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार है ना। तो वहाँ यहाँ का राज्यपाल अगर बिहार में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार हो जाए, तो ये नहीं है कि यहाँ पे और वहाँ पे एक ही गवर्नर बना सकते हैं। बट सिनेरियो ये बैठता है कि एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की या भाजपा की। ये सिनेरियो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं होता, बट काम को क्या इजी वे में करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो हर स्टेट में एक ही पॉलिसी करती है। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उसका एजेंडा ये नहीं होगा कि राजस्थान के लिए अलग होगा, ठीक है, बिहार के लिए अलग होगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू नीड वो क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें पहले करनी है, ये चीज़ हमें बाद करनी है। बट ऑलमोस्ट क्या होती हैं कि सारी की सारी पॉलिसी सेम होती हैं। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया। सबसे बड़ी पावर इनकी क्या थी? 356 को लागू करवाना। ठीक है, आपको इसमें कौन सी इमरजेंसी होती है हमारी, और 352 में कौन सी इमरजेंसी होती है हमारी? नेशनल इमरजेंसी, है ना। युद्ध की स्थिति में लग गई है, या कोई बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर क्या हो गया है, इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस वजह से नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे, देखो अगर युद्ध हो रहा है तो पूरे के पूरे देश में लगेगी। कोरोना फैला था, है ना, पूरे के पूरे देश में फैला था, तो ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एरिया में फैला सिर्फ उसमें। बट जो हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री में हो। ठीक, वो कोई पर्टिकुलर एरिया में होगा तो वहाँ पे इमरजेंसी लगेगी, वो भी नेशनल इमरजेंसी होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल नहीं है वो। ठीक, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो अभी भी एक बार भी नहीं लगी। ठीक है, और 356 में हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है, लगाते प्रेसिडेंट ही है, पावर पूरी की पूरी प्रेसिडेंट के पास है, पर जब तक गवर्नर उनको नहीं बोलेंगे तब तक वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, लागू करवाने की लगवाने की पूरी ताकत किसके पास है? यहाँ पे गवर्नर के पास है। जैसे हमारा 1, 2, 3 आर्टिकल्स जो होता था, अरे भाई, हाँ ठीक है, जो हमारा 1, 2, 3 आर्टिकल्स है, ठीक है, जो हमारा 1, 2, 3 आर्टिकल्स जो था, ये हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी प्रेसिडेंट की। ठीक है, ऑर्डिनेंस भी मैंने आपको बताया है, मैं ये रिवाइज करा रही हूँ कल की क्लास जो हमने पढ़ी है, ताकि आप आगे उसको कोऑर्डिनेट कर पाओ। ठीक है, 1, 2, 3 आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते थे। वो ऑर्डिनेंस कब पास करते थे? जब सेशन में हमारी पार्लियामेंट नहीं होती है और ज़रूरी कोई लॉ निकालना है या ज़रूरी कोई कानून हमें अपने देश के लिए बनाना है, तो अब सेशन में तो है नहीं, काम पार्लियामेंट का ही है। यहाँ पे इसी तरीके से स्टेट में अगर सेशन में नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का है, बट वही अगर सेशन में नहीं है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। ठीक है, और यहाँ पे
213 में किसके पास पावर होती है? गवर्नर के पास, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये क्या करेंगे? अपने बिहाफ पे एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और वो नोटिफिकेशन टिल सेशन तक, जब तक शुरू नहीं होता, टिल सेशन तक वो एक्ट के रूप में ही काम करेगा। ठीक है, किसके रूप में? एक्ट के। ऐसे नहीं है कि नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन के रूप में काम करेगा, नहीं, वो एक्ट के रूप में काम करेगा। फिर जब दोनों जगह पे सेशन स्टार्ट होगा, या तो यहाँ की कंडीशन है या यहाँ की कंडीशन है, दोनों जगह पे अगर क्या होगा, सेशन हमारा जब स्टार्ट हो जाएगा तो उनको भी फिर 1.5 महीना मिलता है उस पर डिस्कशन करने के लिए, उसको पास कराने के लिए। अगर वो मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, नहीं वहीं पे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ और बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो एक टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कानून बनाना मतलब कि बिना पार्लियामेंट के कानून बनाना, और मैक्सिमम कितनी एज होती है एक ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ तो होगी मैक्सिमम। उसको लेते हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और पार्लियामेंट में सेशन में आने के बाद 1.5 महीना, यानी कि 7.5 महीने मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम आपका 1 महीना भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं ना। मिनिमम की कोई डिफाइन नहीं है, बट मैक्सिमम 7.5 महीने, 6 महीने पार्लियामेंट के सेशन के लिए और 1.5 महीना पार्लियामेंट को उस पर डिस्कशन करने के लिए, है ना। वैसे तो आपको पता ही है हर 3 से 4 महीने में पार्लियामेंट सेशन होना ही होना है, बट किसी कारण से पार्लियामेंट सेशन नहीं हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि आपको 6 महीने के अंदर सेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ी। ठीक है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं? कंसल्टेशन नहीं है, यहाँ पे रिकमेंडेशन है। मैंने पहले ही बताया था कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिकमेंड कर रहे हैं, इट मीन्स कि वही बंदा बनेगा। अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, मान लीजिए सरकार आपकी कौन सी है, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है कोई, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, हमारी यूनियन में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है हमारी। और जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में तो गवर्नमेंट किसकी है? आम आदमी सरकार की है, यही है। ठीक, दिल्ली में गवर्नमेंट आम आदमी सरकार की है। तो यहाँ पे जो यूनियन है वो दिल्ली पे कैसे कंट्रोल रखेगी? देखो, हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म पूरा नहीं है। पूरा फेडरलिज्म कहाँ है? प्योर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है? बार बार बताती हूँ, यूएसए, अमेरिका। क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट है 50 है, 50 से 49 नहीं होंगे, 51 नहीं होंगे, 50 हैं। एक एग्रीमेंट के थ्रू बने हुए हैं वो, उन्होंने सब ने मिलके क्या किया है? अमेरिका को बनाया है, ना कि अमेरिका ने उन 50 स्टेट्स को बनाया है। ठीक, ऐसी यहाँ पे क्या है? ऐसी यहाँ पे क्या है हमारे इंडिया में कि इंडिया की पहले बाउंड्री बनी है, तब इंडिया ने स्टेट को बनाया है। भाई ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये दिल्ली है जिसको हम यूटी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका यूपी है। तो अमेरिका जो है वो प्योर फेडरलिज्म है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, जो सरकार होती है, उसका स्टेट पे बहुत कम वो होता है, सिकंजा कसना बोलते हैं जिसको, उनकी अलग ही है। स्टेट में सेंटर की नहीं चलती है इतनी, और यहाँ पे तो चलेगी। अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो 356 तो तुम्हें पता ही है, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, है ना। समझ में आ रही है सारी बातें आपको? तो यहाँ पे यूनियन जो है अपना कंट्रोल रखने के लिए अपने ही किसी पर्सन को एज ए गवर्नर के रूप में अपॉइंट करती है, और गवर्नर लाइक के प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, बहुत सारी पावर्स होती हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि नॉमिनल हेड है तो इसका मतलब उनके पास कोई पावर ही नहीं है, बहुत पावर है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और सबसे बड़ी पावर 356 उनके पास है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई? सर ये वाला स्लाइड ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। गवर्नर हमारे जो हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए क्या थी, हमारे प्रेसिडेंट के लिए जो एज थी 35 ईयर, वो ही हमारी किसके लिए होगी? गवर्नर के लिए। मैंने पहले ही बताया कि गवर्नर की तरह से ही काम करते हैं वो, सॉरी प्रेसिडेंट की तरह से काम करते हैं वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं।
क्यों नियुक्त किया जाता है? ना अपॉइंट किए जाते हैं ये, ना तो क्या किए जाते हैं, इलेक्शन नहीं होता इनका कोई भी। जब जब मन करेगा, जब प्रेसिडेंट इनको हटा देंगे, जब इनका मन करेगा प्रेसिडेंट को हटा देंगे। पर प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं हटाएंगे, उनको कौन रिकमेंड करेगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और मेन इसमें पावर किसके पास होती है? पीएम के पास। पीएम जब प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि ये गवर्नर हमने इस काम के लिए भेजा था कि भाई ये पॉलिसीज़ करनी है, इस पॉलिसीज़ पे काम करना है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम करना है, और वो उस तरीके से काम नहीं कर लिए तो आप इनको हटा दीजिए। और अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं, इन्होंने बोला प्रेसिडेंट बोलेंगे तो उनको हटना पड़ेगा, फिर नया अपॉइंट करेंगे, तो कोई इलेक्शन नहीं होता। गवर्नमेंट का समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का आदमी ऊपर बैठा दिया स्टेट में, वो ध्यान रखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। बहुत डिबेट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा डिबेट कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है स्टेट में और यूनियन का जो गवर्नर होता है वो होता है, वहाँ पे हमेशा क्या होगा? रोड़ा होगा, है ना, हमेशा ही। ये फंड इतना रिलीज किया था, आपने इस पे क्यों नहीं काम किया, पैसा कहाँ गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब हमारी आपको पता ही है, ये अभी हमने सब पढ़ चुके हैं हम पहले, ठीक है। क्वालिफिकेशंस भी आपको पता ही है क्या क्या होनी चाहिए, कंडीशंस भी आपको पता है। और जो इनकी पावर थी, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में मनी बिल जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट के बिना नहीं आएगा, ऐसे यहाँ पे गवर्नर के परमिशन के बिना मनी बिल आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस बनाना एज कंपैरिजन टू यूनियन आसान है। क्यों है? क्योंकि एक ही हाउस है, ऑलमोस्ट 6 स्टेट को छोड़ के एक ही हाउस है ना, तो एक ही हाउस में करना है। जैसे कनाडा एक ही हाउस है, बहुत इजीली वे में बन जाता है, पैसा भी कम खर्च होता है। डिबेट होगा, जितना शोर शराबा होना है, जितना डिबेट होना है, जितना माइनस प्लस होना है, वो उसी सेशंस में हो जाएगा, उसी हाउस में हो जाएगा। बट हाँ, जहाँ पे अगर काउंसिल है तो काउंसिल में भी जाएगा, फिर वही पार्लियामेंट वाला प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बातें आपको ये सब। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको समझ में आ गई, जुडिशियल पावर आपको समझ में आ गई। जो आपकी पार्डन पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है, सेम वही आपकी गवर्नर के पास है, बट वो स्टेट लिस्ट का मैटर होना चाहिए और स्टेट से रिलेटेड उसमें स्टेट इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए, यूनियन के मैटर्स में वो नहीं जाएंगे। और जो हमारी पार्डनिंग पावर होती है जो प्रेसिडेंट की, वो आर्मी के कोर्ट्स वाली भी चलती है। आर्मी के कोर्ट ने, है ना, कोर्ट मार्शल कर दिया किसी का, या उनको सजाए मौत सुना दी, है ना, क्योंकि उनके कोर्ट्स अलग होते हैं, आपको पता है ना, उनके कोर्ट अलग होते हैं। तो वहां का बंदा भी, यानी कि वो एक्स हो चुका है, एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, है ना, हो चुका, एक्स हो गया ना वो भाई। जब किसी को सजा मिल गई तो जॉब तो उसकी गई, तो एक्स सर्विसमैन हो गया। तो वो एक्स सर्विसमैन भी प्रेसिडेंट में पार्डनिंग पावर लगा सकता है, ठीक है, माफी के लिए वहां पे उनको भेज सकता, पर गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती, ये एक अलग चीज है, ठीक है। ठीक, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना, अच्छा, गवर्नर है, गवर्नर जो है आपका पता है कि हम गवर्नर बोलते हैं, मीन्स राज्यपाल बोलते हैं, बट दिल्ली में गवर्नर नहीं बोलते हैं। दिल्ली में क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, ठीक है। देखो, गवर्नर या तो क्या बोलेंगे, गवर्नर बोलेंगे, ठीक है, या क्या बोलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। ठीक, 3 चीज है, या तो गवर्नर बोलेंगे, ऑलमोस्ट गवर्नर ही बोला जाता है, या एलजी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या क्या बोला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर। चलो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलजी कहाँ कहाँ बोला जाता है। गवर्नर आपका यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, ठीक है, हर जगह आपका राज्यपाल, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह। सिर्फ यूटीज जो है ना हमारी, यूटीज में ज़्यादातर एलजी बोला जाता है, ठीक है। यूटीज में क्या बोला जाता है, एलजी बोला जाता है। और कौन कौन सी यूटीज में एलजी बोला जाता है, इसमें भी एक्सेप्शनल है, इसको लिख लीजिए बच्चों। कौन कौन सी यूटी में राज्यपाल को एलजी बोला जाता है? आपका दिल्ली हो गया,
जम्मू एंड कश्मीर हो गया जो अभी बनी है, पहले स्टेट थी, स्पेशल स्टेट का दर्जा था, अब यूटीज हैं हमारी। लद्दाख अभी बनी है, ठीक है, लद्दाख है, पौंडीचेरी है और अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये हमारी कितनी यूटीज होगी? 5 यूटीज होगी, जिसमें गवर्नर को एलजी कह के बुलाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन कौन सी यूटीज है हमारी? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक। और एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ बोला जाएगा इनको? एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ बोला जाएगा? चंडीगढ़ याद है, वैसे तो कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, बट हमारी यूटी भी है ये, ठीक है। तो चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाएगा। और कौन सी बची हमारी? दमन एंड द्वीप, है ना, और दादर और नगर हवेली, कंबाइन है ये। दादर और नगर हवेली पहले लिखा जाता है एंड दमन एंड द्वीप बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इन 2 यूटीज में इनको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। गवर्नर आई होप सो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। अब हम पढ़ते हैं अपना चीफ मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर, है ना। चीफ मिनिस्टर पढ़ते हैं यानी कि सीएम पढ़ते हैं, ठीक है। कौन से सीएम इस समय चर्चा में है? ठीक है, नीतीश कुमार। और दिल्ली तो हमेशा ही चर्चा में रहती है, बट वो अभी एक्स सीएम हो गए हैं, है ना, एक्स हो गए वो, अभी तो अतीशी है। बट अगर दोबारा से जीत के आती है आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है, फेब में इलेक्शन है, तो अगर ये दोबारा जीत के आएंगे तो अतीशी नहीं बनेंगी, फिर से केजरीवाल ही बनेंगे, क्योंकि वो चेहरा है आम आदमी पार्टी का। बनी बेशक अतीशी हैं, बट कामकाज कौन कर रहा है? ठीक है ना, वो फेस है, वो हेड है, ठीक है। तो ये जो हमारे सीएम हैं ये हो गए हमारे छोटे भाई, और इनके ऊपर किसको बैठा दो भाई? पीएम को बैठा दो। अब जो काम हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है ना, यानी कि जो हमारा काम मोदी करते हैं ना यूनियन गवर्नमेंट में, सेम वही काम हमारा सीएम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में। बस फर्क इतना है, आर्टिकल चेंज हो जाते हैं, काम वही रहता है, सेम काम है, कोई भी अलग नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, ठीक है, जैसे कि सीएम जो है वो क्या करेगा? केवल स्टेट लिस्ट के मैटर में काम करेगा, ठीक है, यूनियन लिस्ट में काम करेगा, बस ये फर्क है, बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नॉमिनल है ना, जैसे प्रेसिडेंट नॉर्मल है, गवर्नर भी नॉर्मल है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में क्या कहा जाता है? डिज्यूर, ठीक है, डिज्यूरी, ठीक है, डिज्यूरी बोला जाता है। एक होता है डिज्यूरी और एक बोला जाएगा आपका डिफैक्टो, ठीक, और तीसरा होता है एक्स ऑफिसो। ये 3 वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हैं, याद कर लीजिए। डिज्यूरी का मतलब होता है नॉमिनल, नामात्र का। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, रियल, ठीक है, वास्तविक रियल। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल में वास्तविक सारा खर्चा, लेन देन, कितना आया कितना गया, ठीक है, वो सब हम क्या करेंगे? रियल अकाउंट में डालते हैं ना, वास्तविक उसमें डालते हैं। और नॉमिनल में थोड़ा सा कहीं से प्रॉफिट हो गया, ठीक है, किसी को कर्जा दिया था वहां से ब्याज मिल गया मेरे को, है ना, मैंने दे रखा है, तो वो प्रॉफिट हो जाता है। नॉमिनल नामात्र का है, ठीक है, पर जो मैंने लोन दिया है किसी को वो मेरा रियल है, ठीक है। ये अकाउंट की भाषा है, बट हम अब अकाउंट की भाषा तो पढ़ेंगे नहीं, हमें अपनी पॉलिटिकल साइंस वाली भाषा पढ़नी है। तो रियल का मतलब होता है वास्तविक काम करने वाला, जो जिसके पास सच में ही पावर है, जो सच में ही काम करेगा। देखो एलजी कब उसमें आते हैं, एलजी गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव कब चर्चा में आते हैं? जब कोई डिबेट होता है, नहीं तो हमेशा सीएम ही फेस होते हैं स्टेट का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कितनी है चर्चा में आती हैं? नहीं आती, पर आए दिन मोदी जी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो फेस है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। समझ में आ गई बात आपको? तो ये होते हैं डिफैक्टो, ठीक है, और ये होगी हमारी डिज्यूरी। इन दोनों का मतलब समझिए। एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि उनको उस पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है,
वाइस प्रेसिडेंट बनते ही ऑटोमेटिकली ही उनके पास वो पोस्ट अपने आप आ गई। एक एक्स्ट्रा पद होना, एक्स ऑफिसो, एक एक्स्ट्रा पद होना, एक एक्स्ट्रा पोस्ट होना। जैसे कि जब हमारे पीएम बनते हैं तो नीति आयोग के हेड एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन अपने आप बन जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां देखो, वाइल द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और कौन सी गवर्नमेंट है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट है भाई। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम बात स्टेट की कर रहे हैं तो इसलिए अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की बात होगी तो स्टेट गवर्नमेंट की होगी। अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो फिर हम यूनियन गवर्नमेंट लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो भाई पीएम था, यहाँ पे सीएम कैसे हो गया? क्योंकि हम किसके सिनेरियो में पढ़ रहे हैं चीजों को? स्टेट के। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है, वहां पे क्या होगा? हेड होता है क्या? सीएम। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सीएम। और जैसे बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हम बोलेंगे हेड ऑफ द यूनियन प्रेसिडेंट, यहाँ पे बोलेंगे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सीएम। तो चीफ मिनिस्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। जैसे पीएम होते हैं ऐसे ही होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, बट हाँ चुन के जरूर जाते हैं। इलेक्शन तो इनका होता है, बट हम कभी भी सीएम के लिए डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं, या कोई डाल के आता है भाई? हैं? किसी को स्पेशल दर्जा तो है नहीं, तभी बोला गया है हमारी पॉलिटिकल साइंस में 3 राइट्स की बात की गई है, इकोनॉमी राइट्स, सोशल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, ना तो सोशल राइट्स है ना इकोनॉमी राइट्स है, और जो सबसे बाद में होने चाहिए थे वो कंप्लीट है, पॉलिटिकल राइट्स। इट मीन्स कि जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपके पास राइट टू वोट होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। आपकी वोट की वैल्यू भी उतनी होगी। मान लीजिए आपकी वोट की वैल्यू है 1, तो प्रेसिडेंट के वोट की वैल्यू भी 1 ही होगी। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू डाल के आएंगी तो इजिकल टू 100 हो जाएगी, 1 ही वोट काउंट होगी। तो राइट इक्वल है ना हम सब इस मामले में, तो प्रेसिडेंट इज इक्वल टू हम, राइट टू वोट। बल्कि ये जो राइट्स है वो सबसे बाद में मिलता तो भी फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी को अपने अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल राइट, उसके बाद फिर जरूरी है इकोनॉमी राइट, और फिर जरूरी है पॉलिटिकल राइट। यहाँ पे तो उल्टा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेंट एनी स्पेसिफिक, ना तो कोई प्रोसीजर है ना कोई आर्टिकल है। जैसे कि पीएम के लिए कोई ना तो स्पेशल आर्टिकल है ना, कि जैसे भाई ये है फलाना, बस यहाँ बोलेंगे कि एक पीएम होंगे, ठीक है, जो सीओएम के लीडर होंगे या मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, वो अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीएम के लिए वोट दे के नहीं आते, हम वोट किसके लिए देते हैं? एमएलए के लिए, यहाँ पे है ना, एमएलए के लिए देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके लिए देते हैं ना हम वोट। अब इसमें से जो भी बंदा जीतेगा, मान लीजिए यहाँ पे केजरीवाल जी सीएम थे, तो वो भी किसी ना किसी सीट से जीत के आए होंगे तभी वो बनेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमें लोकसभा में मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता यानी कि आप लोकसभा के एमपी होने चाहिए, और वो कब होंगे आप? जब आप जीतेंगे कहीं ना कहीं से इलेक्शन। ऐसी सेम यहाँ है, अगर आप कहीं से भी एमएलए बन के आते हैं तो आपको सीएम अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 164 ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बस इतना ही कहा गया है आर्टिकल 164 में। जैसे कि आर्टिकल 74 में पीएम के बारे में कहा गया है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे यहाँ पे अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी चीज की? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, हमारे जो सीएम होते हैं वो क्या किए जाएंगे? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई किसी भी स्टेट में इलेक्शन कराए मैंने, ठीक है, मान लीजिए मैं दिल्ली में ही इलेक्शन कराती हूँ। ठीक है, अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहे तो हम भी दिल्ली में ही कराएंगे। ठीक है,
3 पार्टी ले लेते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, हम लेते हैं भाई पार्टी ए बी सी और डी। ठीक है, ठीक है। सीट कितनी है, मान लीजिए सीट है 100 हमारे पास। ठीक, सीट कितनी है, 100 हमारे पास सीट है। अब 100 सीट में क्या हुआ, एक के पास 25 है, एक के पास 20 है, ठीक है, और एक के पास क्या होगा फिर 25 है, ठीक है, और एक के पास 30 होगी। ऐसे सीट आ गई हमारी, इलेक्शन जीत जीत के। ये जो है ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारा। है? अब हमें अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन या जितना भी हम पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि 50+1 जिसकी होगी वही हमारा क्या होगा, मेजोरिटी में आएगा। अब यहाँ पे तो देखो 100 है मेरे पास, आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी में आने के लिए। अब आधे से ज़्यादा होनी चाहिए तो 51 सीट तो कम से कम होनी चाहिए किसी के पास, यहाँ तो किसी के पास भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या रास्ता बनता है, कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट। और यहाँ पे बहुत खींचातानी होगी, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो बहुत खींचातानी होगी कि कौन सी पार्टी बनाएगी। भाई ये 2 भी मिल जाएंगे तब भी नहीं बनेगी, तब भी आधे ही आधे हो गए, है ना। तो यानी कि डी की जो है पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डी कोशिश करेगा अपने पास कि सी या ए में से किसी को मिलाए, ठीक है, सी या ए में से किसी को मिलाए। ये सब पार्टी की अंदरूनी कलह होगी पूरी तरीके से कि पार्टी को कैसे बनाया जाए, कैसे मेजोरिटी हासिल की जाए, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नर के पास पूरी की पूरी पावर्स होती है कि किसी भी पार्टी के लीडर को जो अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देगा, मान लीजिए डी ने अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर दी, डी ने मेजोरिटी प्रूफ कर दी और डी और ए मिल गए, भाई मान लीजिए ये दोनों मिल गए, तो इनके पास सीटें कितनी हो गई, अब 55 हुई ना, 55 हो गई, तो मेजोरिटी आ गई इनके पास। तो जरूरी नहीं है कि डी का जो हेड होगा वही सीएम बनेगा, हो सकता है ए का भी बन जाए। जब किसी पार्टी के पास पूरी मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं आती है, कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट होती है, तो वहां पे गवर्नर के पास पूरी की पूरी पावर आ जाती है कि किस पार्टी के लीडर को वो सीएम अपॉइंट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, सेम जैसे पीएम के लिए थी वो ही यहाँ पे सीएम के लिए है कि कोई भी अगर मेंबर नहीं है, नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। कभी कभी कुछ सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं कि उसमें क्या हो जाता है कि जो बंदा इलेक्शन लड़के नहीं आया है उसको भी हम सीएम बना देते हैं, बट ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ। राजीव गांधी वाला केस याद है, पीएम के सिनेरियो में पहुंच जाइए। जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तो एकदम से क्या हुआ था, डेथ क्या हुआ था, मर्डर हो गया था और दंगे छिड़े हुए थे। एक तो प्रधानमंत्री, मोस्ट रेपुटेटेड पोस्ट ऑफ आवर इंडिया, गवर्नमेंट का हेड, उनका मर्डर हुआ, प्लस में सिख दंगे जो उस टाइम पे थे बहुत ज्यादा चले हुए थे, है ना, उसी के चक्कर में उनकी हत्या की गई थी, है ना। उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनको मार दिया था जान से, क्योंकि सिख धर्म से थे, वो कम्युनिटी से थे। तो यहाँ पे री-इलेक्शन कराने का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि सिनेरियो ऐसा था ही नहीं, इन्वायरमेंट ऐसा था ही नहीं कि हम इलेक्शन को कंडक्ट कर सके। तो हमने क्या किया कि राजीव गांधी जो थे, उनके बेटे जो थे राजीव गांधी को एज ए पीएम हमने अपॉइंट कर दिया, राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया कि भाई आप आ जाइए। बट ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति ने मुंह से बोला और उनको पीएम बना दिया। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनसे पूछा कि भाई एक काम करते हैं, अभी तो सिनेरियो बन नहीं रहा है इलेक्शन कराने का, हम क्या करते हैं कि उनका जो बेटा है, क्योंकि उनके साथ जाते थे, है ना, यंगेस्ट पीएम ऑफ द इंडिया वही जाने जाते हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो इनको बना देते। तो सर्वसम्मति से क्या किया गया कि इनको अपॉइंट कर दिया गया। बट ना तो वो चुनाव लड़के आए हैं, और जब चुनाव ही नहीं लड़े तो वो एमपी है ही नहीं, लोकसभा के मेंबर ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर के या आप लोकसभा के सदस्य नहीं हो तो केवल और केवल 6 मंथ के लिए आप सीएम या पीएम की पोस्ट पे रह सकते हो। उसके बाद इलेक्शन कराएंगे, फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में फिर वो जीत के आए
और फिर दोबारा से अच्छे तरीके से वो पीएम बने। इनको भी फिर मानव बम ने उड़ा दिया, है ना। चलो भाई ठीक। तो ये सब चीजें हैं, ये आपने पढ़ लिया बिल्कुल। ओथ, टर्म एंड सैलरी, ओथ कौन दिलवाएगा इनको? वहां पे प्रेसिडेंट दिलवाते थे, यहाँ पे सब की ओथ सब गवर्नर दिलवाएंगे। जो हमारा COM पढ़ेंगे ना हम आगे, थोड़ा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। किसके एवज में पढ़ेंगे हम? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, उसके उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी अब ओथ्स अफर्मेशन जो भी दिलवाएंगे वो हमारे गवर्नर दिलवाएंगे, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। बिफोर द चीफ मिनिस्टर एंटर हिज ऑफिस द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड, मतलब कि उनको शपथ दिलवाएंगे, उनकी गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे कि आप जो भी काम करोगे इन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में सारा काम पब्लिक नहीं करोगे, है ना। बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल गुप्त रखे जाते हैं, है ना। बहुत सारे, जब पोस्ट पे मैंने बताया था कि राइट टू स्पीक बहुत सारे लोगों का पार्लियामेंट ने क्या किया हुआ है, छीना भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन कम किया हुआ है। राइट टू स्पीक, हम कुछ भी बोल सकते हैं कहीं भी खड़े होके, है ना। पर ये नहीं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वाली चीज नहीं। नेशनल इशू नहीं, उससे हमारा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए नेशनल इशू में, ठीक है। या नेशनल इशू छोड़ के सोसाइटी में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आपके बोलने से, नहीं तो वहीं पे आपको क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, 2 रैपट मारेंगे जेल के अंदर, चलो ठीक, यही होता है, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर काम करता है हमारा। बट राइट टू स्पीक का मतलब है कि मैं कहीं पे भी जाके मैं क्या कर सकती हूँ, असेंबली को क्रिएट कर सकती हूँ, एड्रेस कर सकती हूँ, रैली निकाल सकती हूँ, परमिशन लेनी पड़ेगी बट मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं बोल सकती हूँ। देखते हो ना जब इलेक्शंस होते हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे खूब जी भर भर के कीचड़ उछालती है, यही होता है, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। बट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी को बोलती है, बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी को बोलती है, तो बोल तो अगेंस्ट में ही रहे हैं ना एक दूसरे के। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो कोई सोशल इशू हमारा उससे इन्फेक्ट हो रहा है, ना हमारा नेशनल इशू इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है। वो काम ही है उनका, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर बताएंगे तभी तो हमें कोई चुनेगा, क्यों चुनेगा, नहीं तो हमें अपनी क्वालिटी हमें बतानी पड़ेगी। भाई उन्होंने, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, 10 साल से ये लोग हैं, अब हम आएंगे, आप हमें एक मौका दीजिए, हम वो काम करेंगे, तो अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। बट अगर यहीं पे आर्मी का कोई भी कमांडो है या बहुत ऊंची पोस्ट पे है और वो जाके सारे वो बता दे भाई, उस पे सोशल मीडिया पे लाइव हो जाए और बता दे हमारे पास इतनी मिसाइल है, फलानी है, डिकानी है, सब कुछ, मतलब कि अपनी जो भी प्राइवेसी है सब बता दे, तो क्या होगा, सत्यानाश नहीं हो जाएगा। इसलिए राइट टू स्पीक या बहुत सारे राइट्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोपनीय रखनी होती हैं, ऐसी CM को भी गोपनीय रखनी होती है, PM को भी। या PM जाके किस कंट्री से क्या करके आए हैं समझौता, वो हमें नहीं पता होता, बस उसकी हेडलाइन पता होती है ना, उसकी हेडलाइन हमें पता होती है, ठीक, ठीक है। टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर 5 साल मैक्सिमम, पहले ही बता रही हूं, कोई फिक्स नहीं है, जैसे PM का था ऐसी CM का है, CM का भी 5 साल मैक्सिमम और PM का भी 5 साल मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर ने बोला ओ चीफ मिनिस्टर तू हट जा अपनी सीट से, और वो हट जाएंगे कि जी ठीक है साहब जी आपने बोला मैं हट जाता हूँ, ऐसे भी नहीं है, ठीक। ये एक लैंग्वेज होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कि भाई चाहेंगे, इट मीन्स क्या है कि अगर आप मेजॉरिटी में, तो आपको 5 साल से पहले तो कोई भी नहीं हटा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। फुल मेजॉरिटी की सरकार है, आपके खुद के MPs आप लेके बैठे हो पार्लियामेंट में, खुद के MLA आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके बैठे हुए हो, तो आपको कौन हटाएगा, गवर्नर भी नहीं हटा सकते,
पूरी मेजोरिटी में। बट कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट हुई और किसी ने अपना समर्थन वापस लिया तो गवर्नर बोलेंगे कि भाई चल तू भी चल यहाँ से, क्योंकि आपके पास अब मेजोरिटी नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? अब ये देखो, मैं जो बोल रही थी वही अब ये बोलेगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर उसको कभी भी डिसमिस कर दे किसी भी टाइम जाके, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक ठीक, अगर पूरी मेजोरिटी की सरकार है, मेजोरिटी सपोर्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो मैक्सिमम 5 ईयर तक रहेंगे। और सीएम के पास सबसे तकड़ी पावर, पीएम के पास सबसे तकड़ी पावर क्या होती है कि अपना रिजाइन दे और सब कुछ खत्म कर दें। ऐसी है। अगर नरेंद्र मोदी आज अपना रिजाइन लिख दे तो सारी की सारी जो लोकसभा भंग हो जाएगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा। उन्होंने रिजाइन दिया प्रेसिडेंट को, ठीक है, रिजाइन दिया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने उस रिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया, यस कर दिया, उसी पल उसी सेकंड में जो हमारी लोकसभा है वो खत्म हो जाएगी। कितनी बड़ी पावर है ना? सेम पावर यहाँ पे सीएम के पास है। ठीक, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो हमारे पीएम के हैं वहां पे वो हमारे सीएम के हैं। पीएम क्या करते थे? पिलर किसके बीच में होते थे? पीएम, यहाँ पे मैंने बैठा दिया भाई पीएम को, और यहाँ पे हमारे रहेंगे प्रेसिडेंट, और यहाँ पे रहेंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर से, यानी कि निर्मला सीतारमण से रिपोर्ट चाहिए, तो निर्मला सीतारमण नहीं जाएंगे इनके पास रिपोर्ट प्रस्तुत करने। या जब बजट होता है, जब बजट सेशन आता है, वो प्रेसिडेंट की परमिशन से ही आता है, ठीक है, बट निर्मला सीतारमण जी नहीं जाएंगी, उसको डिस्क्राइब वहां वो नहीं करेंगी। कौन करेगा? ये इनको देंगी और फिर ये इनको देंगे। समझ गए? ये पिलर का काम करते हैं बीच में। तो ऐसी यहाँ पे गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और बीच में है हमारे सीएम साहब। ठीक है, सीएम साहब, ये इनको देंगे और ये इनको देंगे। अगर गवर्नर को किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिपोर्ट चाहिए, गवर्नर को किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिपोर्ट चाहिए, तो ये सीएम को बोलेंगे कि जी मुझे उस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चाहिए, उस मिनिस्टर की रिपोर्ट चाहिए। तब वो क्या करेंगे? वो फिर बोलेंगे जी ठीक है, मैं उनसे लेता हूं, और क्या करता हूं? मैं उनसे लेता हूं, सब उड़ गए, है ना, मैं उनसे लेता हूं और फिर आपको देता हूं। ठीक, तो ये यहाँ पे पहले क्या करेंगे? इन्होंने इनसे कहा, इन्होंने फिर इनसे कहा, फिर इन्होंने इनको दिया, और फिर इन्होंने इनको दिया। ये साइकिल में घूमता है, यानी कि बीच में पॉइंट कौन है? एक दूसरे से बात करने का जरिया सीएम। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अच्छा, इसमें अब हम फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं हम। तो क्या क्या हमारे फंक्शंस होते हैं? मेन तो आप समझ ही गए कि ब्रिज का काम करेगा, ये हमारा ब्रिज का काम करेगा। द गवर्नर अपॉइंटेड ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। क्या मतलब है इसका? देखो, चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड करेंगे कौन? कौन चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड करेंगे? नहीं, एरो मैंने उल्टा लगाया है, चलो आप बैक हो जाओ, हम ऐसे लगाएं। अरे ठीक, हम इसको ऐसे लगाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, सीएम को रिकमेंड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब गवर्नर सीएम बनाएंगे। बट उसमें खाली सीएम थोड़ी ना होगा, और भी तो मंत्री होंगे। राज्य कपड़ा मंत्री, राज्य वित्त मंत्री, राज्य सड़क परिवहन मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, बहुत सारे होंगे। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, स्टेट ऑयल मिनिस्टर, दुनिया भर के मिनिस्टर स्टेट लेवल पे। तो अब क्या करेंगे? अब सीएम जो है वो रिकमेंडेशन करेंगे। सीएम बताएंगे कि जी जो ए बंदा है, इसको, ए बंदा जो है इसको स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए। बोलेंगे गवर्नर ठीक है जी बना देते हैं। बी को आप कपड़ा मंत्री बना दीजिए, गवर्नर बोलेंगे ठीक है बना देते हैं। तो समझ गए, वो उनको रिकमेंड करेंगे और वो उनको रिकमेंड करेंगे, दोनों को समझ गए आप? तो पहला पॉइंट वो यही बोल रहे हैं कि गवर्नर जो है वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं उन पर्सन को जो सीएम रिकमेंड करते हैं, जो सीएम रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को दिया जाएगा,
किस मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा भाई? रिकमेंड कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर ही करेगा। जैसे अतिशी थी, इनको पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला हुआ था, इन्होंने बहुत एमसीडी के स्कूलों में रेड मारी। एक सरकारी स्कूल है, एक एमसीडी है। एमसीडी का मतलब क्या होता है? किसके अंडर है? यूनियन। तो कभी भी अपने स्कूल में रेड नहीं मारी। बट मैं वही कह रही हूं बच्चों, काम करने का तरीका देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक, समझ में आ गई? आगे कि वो ही कैन आस्क, वो पूछ सकता है किसी भी मिनिस्टर से रिजाइन के लिए, आप रिजाइन करो, बोल सकता है रिजाइन करिए, अतिशी मेरे को आपका काम समझ नहीं आ रहा है, आप रिजाइन कीजिए। या कोई भी ABC को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, भाई आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, मैंने बोला था कि आपको 2 साल दिए जाते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस में एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अच्छे से करनी है, आप वो नहीं कर पाई तो आप रिजाइन दीजिए। ठीक है, वो रिजाइन के लिए बोल सकता है। एडवाइस करेगा किसको? गवर्नर को। और गवर्नर फिर उनसे क्या करेगा? रिजाइन मांगेगा और उनको रिजाइन देना पड़ेगा। ये होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो C पॉइंट है ना हमारा बच्चों, ये आगे भी आएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा रही होंगी, उसमें ये हमारा C पॉइंट आएगा कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या होती है। वही होती है कि जो डिपार्टमेंट उनको सौंपा जाता है, जिस डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है, उसके प्रति वो इंडिविजुअल रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके पास है तो एजुकेशन में तो आप ही को काम करना पड़ेगा ना, हेड हो आप उसके, आपके नीचे बहुत सारे बंदे हैं, काम कराइए उनसे। अब ये थोड़ी ना कि एजुकेशन मिनिस्टर बोलेगा जी कि नहीं, कोयला मंत्री ने मेरे को पैसा नहीं दिया, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से अलॉट होता है। ठीक, समझ में आ गया? ये गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा, किसको? CMO को कंट्रोल करेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराएगा, जो भी ऑल द मिनिस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको करेगा। ठीक है, और यह क्या कर सकता है? जो इसके पास सबसे तकड़ी पावर है, मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉइंट E, कोलैप्स करा देगा। रिजाइन किया, कोलैप्स, खत्म, है ना? समझ में आ गया? ये अपने सिर्फ एक रेजिग्नेशन से क्या करा सकता है? पूरी की पूरी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को कोलैप्स करवा सकता है नहीं? बड़ी की कितनी बड़ी ताकत है। और जैसे मेरे पास ताकत नहीं है, अब मैं नहीं ले रही तुम्हारी क्लास, तो तुम क्या मेरे को बोलोगे कि नहीं मैम लो, नहीं मैम लो? मैंने बोल दिया नहीं मैं नहीं ले रही, तो क्लास यहीं पे खत्म। ऐसी है ना? तो ऐसी चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है। रिजाइन दिया तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म, इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे दोबारा। ऐसी वहां पे PM के पास होती है। अब देखो इन रिलेशन टू द गवर्नर, गवर्नर के साथ क्या रिलेशंस होते हैं, मैंने पहले ही बताया है, अभी इनको शुरू करने से पहले ही बता चुकी हूं कि ब्रिज का काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और गवर्नर के बीच में। CM जो है वो ब्रिज का काम करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना? मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बनाएंगे। कम्युनिकेशन क्या? देखो कभी भी आप देख लीजिएगा, जो हाई लेवल के जो भी पोस्ट होगी आपकी, IAS IPS जो होंगे, IAS जो होते हैं, जो हायर रैंक के हो जाते हैं, उनको फाइनेंशियल सेक्रेटरी तक बना दिया जाता है। बनाया जाता है नहीं बनाया जाता? कैग, सारे IAS होते हैं हमारे पुराने बैच के, तो क्या आप उनसे मिल पाओगे? उनके नीचे काम करने वाले बंदों से मिलोगे। ठीक है, मीडिएटर। ठीक है, तो गवर्नर जो है ना, गवर्नर वो सीधा ना, गवर्नर एक हायर पोस्ट है, वो किसी भी मंत्री को एड्रेस नहीं करेगा या किसी भी मंत्री से बात नहीं करेगा कि आप मुझे ये चीज़ दिखाइए। वो बोलेगा हे चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पे प्रकट हो और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलें कि मुझे ये रिपोर्ट दें। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे जो टॉप अथॉरिटी जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे अथॉरिटी जो है, वो सेकंड पोजीशन को ही बोलेगी, वो थर्ड पोजीशन को कभी नहीं बोलेगी, उससे सीधा कम्युनिकेशन नहीं रखेगी। ठीक है, ये डिग्निटी ऑफ पोस्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगला पॉइंट क्या है? ही एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड द अपॉइंटमेंट। कौन कौन से? देखो एडवाइज करेगा यहाँ पे गवर्नर को, क्या क्या एडवाइस करेगा? एडवोकेट जनरल, जैसे हमारा वहां पे कैग होता था, यहाँ पे हमारा सेम पोस्ट किसकी है? एडवोकेट जनरल की। समझ में आ गया?
ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे यूपीएससी है, यहाँ पे एस, ठीक है, एस लग जाएगा आगे, स्टेट यूपीएससी, ठीक है, नहीं स्टेट पीसीएस, हाँ यू नहीं आएगा, यू से तो यूनियन होता है, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, वहां पे इलेक्शन कमीशन होता था, इलेक्शन कमीशन मतलब यूनियन की बात हो रही है, खाली इलेक्शन कमीशन, कभी भी यूनियन इलेक्शन कमीशन नहीं लिखा आएगा। इलेक्शन कमीशन अगर खाली लिखा है तो यूनियन की बात हो रही है, और अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो रहा है तो स्टेट की बात हो रही है, एंड सो ऑन। और बहुत सारी पोस्टेज हैं जिन पे वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है। गवर्नर के उसमें समझ में आ गया। अब स्टेट लेजिस्लेचर में समझिए, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति उनसे क्या रिलेशन है। ही एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड द समनिंग एंड प्रोरोगेइंग, ठीक है, प्रोरोगेशन करवाएगा और सम्मन कराएगा, स्टार्ट कराएगा और खत्म करवाएगा, स्थगन कराएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ शुरू करने की बात हो रही है और सेशन को खत्म करने की बात हो रही है, ठीक है। खत्म, वो वाला खत्म कि ये सेशन खत्म हुआ है, आगे फिर मिलेंगे, यानी कि अभी सरकार जिंदा है, वो वाला सेशन, ठीक है, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आई। आगे क्या करेगा, ही कैन रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन, आ गया वही, भाई मेरा मन हो रहा है त्याग पत्र दे दूं मैं और इसको ख़त्म कर दूं, सरकार को मेरे से नहीं चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलहबाजी हो रही है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं चल रही है, मैं क्या करूँ, रिज़ाइन कर दूँ और इस सरकार को गिरा दूँ और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे मुक्त हो जाऊं। तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक रिज़ाइन उसको करना है, गवर्नर को रिज़ाइन सौंपना है और तुरंत उसकी जो असेंबली है वो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये जो है, जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उनका अनाउंसमेंट करता है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी बना रही है, उसका अनाउंसमेंट ये करता है। देखो, जब भी कभी भी लोकसभा चल रही होती है तो सबसे फ्रंट पे आके कौन बोलते हैं, मोदी जी, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हेड है। ऐसी यहाँ पे भी जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही होती है तो वहाँ पे भी कौन आके बोलते हैं, सीएम, क्योंकि वो सबके हेड है, ठीक है। अदर पावर एंड फंक्शन, ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पीएम जो होते हैं वो बहुत सारे आयोगों के क्या हो जाते हैं, चेयरपर्सन अपने आप बन जाते हैं, एक्स ऑफिसो उनको मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे जब ये होते हैं, ये सीएम बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। और ही एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसिडरेशन जोनल काउंसिल बाय क्या होगा, रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है। क्या होगा कि जो हमारी काउंसिल होती है, ठीक है, जोनल काउंसिल होती है, जोनल उस पे जो होती है, जोनल समझते हो, जोन बटे होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, है ना। तो जैसे नरेला आता है नॉर्थ ईस्ट जोन में आता है ना, उत्तर पूर्वी जोन में आता है। अगर जोन में नहीं बांटेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसी जोन में बांट दिए जाते हैं और उनके जो अवधि होती है वो 1 साल के लिए होती है। उनका जो होता है वॉइस चेयरपर्सन होते हैं हमारे सीएम, ठीक है। ही इज द मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, अंतरराज्य परिषद एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इन दोनों के क्या होते हैं ये ठीक है, क्या होंगे ये मेंबर्स होते हैं, बट इन दोनों को हेड कौन करेगा, पीएम करेगा, ठीक है। इन दोनों को हेड कौन करेगा, पीएम करेगा, ये ओनली उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, ही इज द चीफ स्पोकीमैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मैंने बताया एड्रेस करेंगे, हेड करेंगे, वो ही करेंगे, यानी कि मुख्य बोलने वाला आदमी, सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी गवर्नमेंट में कौन होगा, वो ये होंगे, ठीक है। और जब कोई भी क्राइसिस आ जाती है तो पॉलिटिकल लेवल पे जो मैनेज करता है, जो मैनेजर करता है पॉलिटिकल लेवल पे, ओनली पॉलिटिकल लेवल, ना इकोनॉमी की बात है ना सोशल लेवल की बात है, सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति लेवल पे मैनेजर बन जाता है कौन, चीफ मिनिस्टर, अगर कोई भी क्राइसिस हमारे स्टेट में आती है तो, ठीक है। और वो एज ए लीडर बहुत सारे सेक्शंस पे काम करता है, समस्याएं बताता है, ठीक है, लोगों की समस्याओं को सुनता भी है, बताता है, ठीक है, ये सब उनके काम होते हैं, ठीक है। और वो पॉलिटिकल हेड होता है बहुत सारी सर्विसों का, ठीक, समझ में आ गया, ये सब उनकी पावर्स थी। ये हमारा सीएम था, ठीक है।
सीएम हमारा यहाँ तक था। इसके बाद आती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी करते हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगने हैं हार्डली, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ द यूनियन पैटर्न। सेम वही चीज आ गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन पैटर्न पे क्या बनाया है, यूनियन पैटर्न पे क्या बनाया, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट का पैटर्न बनाया है। जैसे वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जैसे वहां पे कपड़ा मंत्री बनते हैं, ऐसे यहाँ पे कपड़ा मंत्री बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया, ये सब चीजें बोली गई हैं। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर, ठीक है, सलाह मशवरा देंगे मिनिस्टर्स, किसको, गवर्नर को। कौन कौन सा इसमें क्या लिखा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं होगी, पहले ही बताया है मैंने, है ना। रिजाइन करके भी इसको खत्म कर सकते हैं। द एज द हेड टू aid and advise the governor in the exercise of his functions except in so far as he is required to exercise his functions in the discretions। क्या मतलब है इसका, इसमें क्या होगा कि ये जो बंदे हैं ये राज्यपाल को अपने कार्य के निर्वहन के लिए, अपना कार्य करने के लिए कि हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, इस वे में हम कार्य को करेंगे, उनकी सलाह मशवरा देते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हमारी एक खुद की मंत्री परिषद होगी और हम सब अपनी एड और एडवाइस पे काम करेंगे, और वो सारी की सारी उनको गवर्नर को रिपोर्ट करनी होती है। देखो अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर गवर्नर को कैसे ही पता लगेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, नहीं पता लगेगा ना, है ना। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट को क्या होता है, क्या होता है, हर डिपार्टमेंट को बताना होता है, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है ना, ए मैटर फॉल विद इन द गवर्नर डिस्क्रेशंस और नॉट, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये हमें गवर्नर को बताना है, उनसे कंसल्ट करना है या नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें ये सोचते हैं। बट अगर इन्होंने कोई भी क्वेश्चंस जो है वो गवर्नर को हैंड ओवर कर दिया, कोई भी मैटर जो है वो गवर्नर को हैंड ओवर कर दिया, तो जो गवर्नर बोलेगा वही ये फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। कोई भी मान लीजिए शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री ने ये बोला कि जी मैं चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 8वीं तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दें, ये मैटर इन्होंने गवर्नर के पास डाल दिया। अब गवर्नर बोलते हैं कि नहीं जी 8वीं तक नहीं 12वीं तक शिक्षा को फ्री करो, कैसे करोगे मुझे नहीं पता। तो अब जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा, गवर्नर का, कि 12th तक आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और है कि कोई भी मिनिस्टर कोई भी एडवाइस अगर गवर्नर को देता है तो उसको कभी भी जुडिशियल एरिया में नहीं लाया जाएगा, जुडिकल रिव्यू नहीं होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस सलाह पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, जांच नहीं की जाएगी उसकी कानूनी तरीके से, ठीक, समझ में आई। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अदर प्रोविजंस है, सेम वही है कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवाते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि फलाना मिनिस्टर को, फलाने आदमी को ये मिनिस्ट्री दे दो, है ना, ए को कपड़ा मंत्री बना दो जी, बी को वित्त मंत्री बना दो जी, फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, सी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। ये सब कौन बताएगा, रिकमेंड करेगा कौन, सीएम करेगा, और तब गवर्नर उनको क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे चुनाव नहीं होता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है, कि यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स एरिया होगा ना, ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी डिपार्टमेंट बनाया जाएगा उसका चार्ज जो ना ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट को और बैकवर्ड क्लास को ही दे दे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को ही दे दे, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि देखो जो पिछड़ी जाति का बंदा है वो अपनी जाति के लिए ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, ये एक्सेप्शनल्स हुए हैं। और देखो जब झारखंड लिया गया है यहाँ पे, तो फिर बिहार को क्यों नहीं लिया भैया, बिहार क्यों छोड़ दिया,
तो बिहार जो है हमारा 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत ये अलग हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्राइटेरिया ज़्यादा है, और इनके पास जो है ट्राइबल्स एरिया की जो शेड्यूल कास्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, झारखंड में ज़्यादा है, ठीक है, झारखंड में ज़्यादा है, और बिहार में वो पर्टिकुलर जो मैटर जिसके लिए बनाया गया है वो कम है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें, इसलिए बिहार अलग है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ना भाई, झारखंड बिहार का ही तो, बिहार से ही तो निकला है ना, कितना डिबेट हुआ था, नहीं झारखंड मत बनाओ, झारखंड मत बनाओ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज जो थे उसके इनकम के वो सारे झारखंड में चले गए, तभी तो झारखंड बहुत ज़्यादा डेवलप है एज कंपैरिजन टू बिहार। ठीक है, अब इसमें वही सब चीज़ें होंगी बच्चों कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, इंक्लूड होंगे चीफ मिनिस्टर, यानी कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी में किसी उसमें जो सीएमओ है वो 20 बंदों का है, तो 20 में जो 19 होंगे वो अदर मंत्री होंगे और एक जो होगा वो सीएम होगा, ध्यान रखना, इंक्लूड होता है। ठीक है, ये क्या होगा, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितने भी मंत्री बनाओगे। जैसे मैंने बताया था कि 500 बंदे मान लो हमारी लोकसभा में, तो 500 के 500 मिनिस्टर थोड़ी ना बनते हैं, है ना, 70-80 बनते हैं मुश्किल से। ऐसे ही यहाँ पे 15% है, यानी कि 100 बंदों की लेजिस्लेटिव असेंबली है तो 15 बंदों का 15%, सॉरी 15%, तो 100 का 15% 15 ही होगा। तुम्हें पता है मैं हमेशा सिंपल चीज़ें ढूंढती हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो 15 जो बंदे होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, बट द नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट शैल बी लेस देन, नॉट लेस देन 12, 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 यानी कि मिनिमम कितने होने चाहिए, 12, और मैक्सिमम कितने होना चाहिए, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ये कब आया प्रोविजन, दिस प्रोविजन वाज एडिड बाय द 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। और मान लीजिए कि कोई भी मेंबर जो है of either house of state legislative belonging to any political party who is disqualified the ground of defection, किसी भी पार्टी का बंदा है वो मंत्री है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है डिफेक्शन लॉ के थ्रू। अब डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है, 10, 8 में हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, 8 में लैंग्वेज है, 9 में हमारा क्या आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो हमारा भूमि से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। 10 हमारा क्या है, एंटी डिफेक्शन, 11 हमारा पंचायत और 12 हमारा म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो अगर कोई भी जो भी है डिस्क्वालीफाई हो जाता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको मिनिस्टर की पोस्ट से भी हटा दिया जाएगा, मिनिस्टर की पोस्ट से भी उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। ऐसे नहीं है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए बट नहीं भाई तू शिक्षा मंत्री तो रहेगा ही। ठीक है, ये सब चीजें आप समझ गए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा है, 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बात तो वही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब गवर्नर बोले कि भाई शिक्षा मंत्री तुम हट जाओ, कपड़ा मंत्री तुम हट जाओ, तो वो हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट है तो आप जब तक आपका 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उस पर बने रहोगे, प्लेजर ऑफ द गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि हमारी लोकसभा जो होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, ऐसी लोकसभा नहीं सॉरी, जो हमारे लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मैंने समझा दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आप ही जिम्मेदार है, बट बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि एक भी मिनिस्टर ने कुछ गलत किया तो सारी गवर्नमेंट पे कीचड़ उछलती है, पूरी सरकार पे कीचड़ उछलती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ हैं हम, एक साथ हैं हम। ठीक है, आगे द गवर्नर शैल एडमिनिस्ट्रेटर द
ओथ्स एंड ऑफिस, ये सब चीज़ें वही हैं कि राज्यपाल उनकी शपथ दिलवाएगा, गोपनीयता दिलवाएगा, ठीक है। और कोई भी जो सीएम के लिए ज़रूरी था वो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी ज़रूरी है। ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसिटिव मंथ्स शैल कॉज बी द मिनिस्टर, यानी कि अगर कोई भी मंत्री लगातार 6 महीने की अवधि तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नहीं रहेगा आगे, एक्सेप्शनल के तौर पे बना दे जैसे, ठीक है, समझ में आ गया। और सैलरी और जो उनके अलाउंस होते हैं वो सब किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते थे, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ गए, कलेक्टिव, सब एक दूसरे के साथ हैं, इनसे अलग नहीं है, ठीक है। एक मिनिस्टर कुछ भी गलत काम करेगा तो पूरी गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, पूरी गवर्नमेंट पे सवाल उठते हैं, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाया, तो ये कौन से मिनिस्टर्स ने कराया होगा, हेल्थ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ पे कोई हेल्थ मिनिस्टर को थोड़ी ना इंडिविजुअल कोई कोसता है, कुछ गड़बड़ होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये करवाया वो नहीं हुआ, और कुछ अच्छा होता है जैसे स्कूल बहुत अच्छे किए इन लोगों ने, तो स्कूल आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे किए, उसमें अतिशी थी पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो अतिशी का नाम नहीं आता था, इट मीन्स कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन लोगों की, ठीक है, इकट्ठी साझी, ठीक है। और सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत का मतलब वही है भैया, ठीक है, क्या होगा कि डेट द कैबिनेट डिसीजंस बाइंड, जैसे कि आप बुक लेते हो या कॉपी लेते हो, जैसे बाइंडिंग वाली कॉपी है तो जुड़े हुए हैं ना बाइंडिंग से एक दूसरे के साथ, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो बाइंडिंग्स होंगे एंड अदर मिनिस्टर व्हेन इफ दे डेफर इन द कैबिनेट मीटिंग, ठीक है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री के द्वारा स्थगित कर दिए गए हो, ठीक है, हटा दिए गए हो, तब भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को बोला जाता है, ठीक है। एक भी डिपार्टमेंट खराब होता है तो सरकार की थूथू होती है नहीं होती, ठीक, समझ में आ गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ ही गए, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि कोई भी मिनिस्टर जो है जिसको अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सौंपा गया है, तो देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनका मतलब समझ रही है कि जैसे यहाँ पे सीएम है, सीएम अगर रिजाइन दे देगा तो सारी की सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुड़े हैं एक दूसरे से। बट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाला बंदा आके, मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपना रिजाइन दे, तो क्या पूरी की पूरी जो वो सभा है वो भंग हो जाएगी? नहीं होगी, तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ठीक। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि लोकसभा के एमपीज के ऊपर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई भी बिल को एक्ट बनाने के टाइम पे, कोई भी एडवाइस करने के टाइम पे, ऐसी सेम यहाँ है। एट द सेंटर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट, कोई भी नहीं है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है, ठीक है, कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। It is not required then an order of the governor for a public act should be, ठीक है, consigned by a minister, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी मिनिस्टर ने क्या किया गया हो, राज्यपाल के किसी भी पब्लिक एक्ट के लिए क्या कर दिया है, किसी मिनिस्टर ने कोई भी एडवाइस दी थी, ठीक है, किसी भी मिनिस्टर ने गवर्नर को कोई भी एडवाइस दी थी पब्लिक उसके लिए, और राज्यपाल ने क्या किया कि उस राज्यपाल ने अपना आदेश दिया है और उस आदेश पे क्या कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं, ठीक है, साइन कर दिए हैं कि चलो हाँ ये ठीक है, तो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर साइन कर दिए तो लीगल होगी नहीं, बट अगर मना कर दिया ना, मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी बिल है, एक्ट बनने के लिए जा रहा है
और अगर उसको मना भी कर दिया ना तो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, या ना मिनिस्टर के ऊपर बनेगी ना गवर्नर के ऊपर बनेगी। आपको समझ में आ गया? कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर मिनिस्टर, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पूरी की पूरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है एक यूनिट की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नई क्लास के साथ। ठीक है, ओके।